नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी नई सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसका अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में भी आ गया। और आप सभी को पता है अपन खेती से जुड़े हुए हैं। अब खेती से जुड़े हुए हैं तो अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने को ओनली क्या करना है बेटा, हर टॉपिक को आसानी से समझना है, कॉन्सेप्ट के साथ में समझना है। इतना आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी अपन पढ़ रहे हैं, जैसे एजी कौन पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कि ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। बस पढ़ना इतना सा है इस सब्जेक्ट में कि अपने कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का वातावरण अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इसका इन्वायरमेंट अपने कंट्रोल में होना चाहिए, और फिर अपन फसलें उगाएंगे इसमें। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, फसलें उगाएंगे, इसमें क्रॉप्स ग्रो करेंगे। दैट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो जाएगा कि अपने हाथ में है भाई साहब, ये स्ट्रक्चर अपन ने बना दी। ये अपने पास में कोई खेत था, इसमें मैंने यहां पर कोई स्ट्रक्चर बना दी, और इस स्ट्रक्चर में जो मैं खेती करूंगा, इस स्ट्रक्चर में बेटा जो भी मैं खेती करूंगा ना, ये खेती मेरे कंट्रोल में होगी। मतलब सारी जो भी अपने इसमें वातावरण की कंडीशन है, तापमान है, वेंटिलेशन है, CO2 है, सब पर कंट्रोल होगा। तो किसका होगा, मेरा होगा, मतलब खेती करने वाले किसान का होगा। और इसी को नाम दे दिया गया भाई साहब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या दे दिया गया बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसको क्या दे दिया गया, जवाब दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया। तो एक बार दोबारा से सोचो, क्या मैंने सही बताया आपको, क्या मैंने सही चीजें बताई कि एक अपना खेत है, खेत में कोई स्ट्रक्चर बना देंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो भी खेती कर रहे हैं वो अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की सारी कंडीशंस, सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपने हाथ में रहेगी। टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, और इसके साथ में इसमें वायु, CO2, वेंटिलेशन, सारी चीजें कंट्रोल में किसके होगी, अपने होगी। अपने को धूप देनी है नहीं देनी, प्रकाश देना है कि नहीं देना है, सारी चीजें कंट्रोल में है। तो किसके हैं भाई साहब, फार्मर के हैं। ठीक है। और फार्मर जब इस प्रकार की कल्टीवेशन करता है तो इसको क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना कि सर इसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अब मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की इसको समझने की, इसकी डेफिनेशन की, कि सर हमारे को पता है। क्या पता है बेटा आपको, कि सर एक खेत होता है, खेत में एक अपन ने स्ट्रक्चर बना दी। खेत का कोई रोल नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ कि आपने देखा होगा इतनी बड़ी जगह पर तो नहीं होता है, पर 1 बीघे में, आधे बीघे में, जितने भी 1500 गज में ऐसे होता है। और फिर इसमें क्या करते हैं अपन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, लेयर बाय लेयर अपन इसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं। मोस्टली सब्जियों की खेती करते हैं, और सब्जियों में भी ज्यादा खेती किसकी करते हैं, कि सर सब्जियों में सबसे ज्यादा खीरा उगाते हैं इसमें। वेजिटेबल्स में खीरा इसमें क्या किया जाता है, सर्वाधिक ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। अब बेटा ये तो आपको समझ में आ गया कि ये अपने क्या हो जाता है, ये अपने जो अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गई। कि सर आप हमारे को एक चीज बता दो बेटा, वो क्या रह गई, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तो सब कुछ समझ में आ गया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, हमारे अल्ले पल्ले नहीं पढ़ा, हम भूल गए। ठीक है। अब अपन ने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा था, सबसे पहले तो जो अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है नियंत्रित, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, मतलब नियंत्रित वातावरणीय परिस्थितियों में जब खेती करते हैं तो उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। दूसरी बात की, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अपन नियंत्रित करते हैं, भाई साहब नियंत्रित, आप अपने खेत को नियंत्रित कर लो, नहीं होगा, पहले एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो, जैसे कि अपन बात करते हैं, मैं अभी जिस रूम में हूं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड मैं उसको कह सकता हूँ, इसकी कंडीशंस में प्रोटेक्टेड कह सकता हूँ। इसमें मेरे को वेंटिलेशन चाहिए तो मैं एग्जॉस्ट लगाऊंगा, नहीं नहीं लगाऊंगा। इसमें मेरे को गर्मी कम करनी है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को कहीं ना कहीं एसी वगैरह लगानी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो। और तापमान को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, मेरे हाथ में। इसके अलावा मेरे को लाइट चाहिए तो मैंने लाइट की व्यवस्था कर दी। ठीक है। इसके अलावा मेरे को नेचुरल लाइट चाहिए थी तो मैं छत में क्या कर देता, छत में कटान लगा देता। ठीक है, एक प्रकार का अपन ने ग्रीन हाउस पढ़ा भी था कि छत में क्या कर देंगे, कटान लगा देंगे, और फिर क्या आ जाएगी, अंदर की ओर धूप आ जाएगी।
अब मेरे अकॉर्डिंग और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को इस रूम में मेरे को जो कवर करना है, एक ढांचा तो मैंने बना दिया, 4 पोल लगा दिए और इनके जो आड़े हैं जो बीम मैंने लगा दिए, और बीम लगाने के बाद में एक रूम को इमेजिन करना, आप मैं जो बता रहा हूं उनसे। फिर इसके बाद में साइड में दीवारों में मेरे को क्या लगाना है, फोम लगाना है कि मेरे को कोई नेट या जाली लगानी है कि मेरे को कोई कांच लगाने हैं, कि मेरे को लगाना क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, ऊपर वाले एरिया को मैं खुला रखूंगा, कुछ लगाऊंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है वो लगाने वाली, वो सारी चीजें वो अपनी अपने को किस प्रकार का नियंत्रण चाहिए वो डिपेंड करता है। अब इसमें कीट रोग भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। अब खुला रहेगा तो भाई साहब आंधी भी आ गई वो भी प्रभावित कर दी, वर्षा भी आ गई वो भी प्रभावित कर दी, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं फैक्टर होते हैं बेटा, वो प्रभावित कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा, समझ लिए, समझ लिए क्या, और वर्गीकरण पढ़ लिए थे, समझ लिए, उनका इंपॉर्टेंस समझ लिए थे। अब अपन बात करेंगे भाई साहब, आप ग्रीन हाउस तो लगाओगे, ये तो मैं बहुत अच्छी बात कहता हूं कि आप ग्रीन हाउस लगा रहे हो, पर आपको एक नीड पड़ेगी। ग्रीन हाउस लगाते वक्त एक नीड पड़ेगी बेटा। आप मेरे को ज्यादातर कमेंट करते हो कि सर हम नोट्स में क्या बनाएं। बेटा नोट्स में कुछ भी नहीं बनाना, नोट्स बना रहे हो तो यहां पर बनाने की कोशिश करो, माइंड में बनाने की कोशिश करो। अब बच्चे नहीं रहे हो, अब थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, और इतना आप वेल स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं चार्ज कितना भी दो पर चार्ज दे रहे हो आप यहाँ पर, तो चार्ज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक पढ़ाने की समझाने की कोशिश की जा रही है, एक थीम बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक प्रैक्टिकली रूप से क्लास के द्वारा ही प्रैक्टिकली रूप से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बेटा क्यों ना आप समझिए और नोट्स बनाइए। नोट्स वहां नहीं, कॉपी में तो बनाओगे, जो बनाओगे थ्योरेटिकल बनाओगे, यहाँ पर भी बननी चाहिए। कुछ क्या होता है पीडीएफ को पढ़ लिया और बस चल छुट्टी, ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर पैसे दे रहे हो तो इसका लुत्फ उठाओ, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आपको दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझाए जा रहा है, बस समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हमारे पास में कोई पानी वगैरह तो है, पर बेटा ऐसी दवा नहीं है कि पानी में घोल कर आपको पिला दे। ठीक है, हाँ इतना कह सकते हैं कि बहुत वेल स्ट्रेटेजी से और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ में कोई कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। अब बेटा ग्रीन हाउस तो आप ले आए, ग्रीन हाउस आपने तैयार भी कर दिया, ठीक है, पूरा ढांचा तैयार कर दिया। अब उसके लिए लोकेशन कौन सी चूज करोगे, मतलब ऐसा कौन सा स्थान चूज करोगे जहां पर आप ग्रीन हाउस को अप्लाई करोगे, जहां पर ग्रीन हाउस को अप्लाई करोगे ऐसा कौन सा स्थान है कि सर हमारे पास में है। ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशंस है वो सारी चीजें हम ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में आता है लोकेशन, हो गया। लोकेशन के बाद में आता है कवरिंग मटेरियल। क्या था बेटा, कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल का मतलब है कि आप जो ऊपर की ओर लगाओगे, आप जो ऊपर की ओर लगाओगे, साइडों में दीवारों की ओर लगाओगे, तो वो क्या यूज में लोगे, वो आपकी आवश्यकताएं डिपेंड करेगी कौन कौन सा होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की इस क्लास में बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको, ऐसी क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपसे गलती ना हो। कि सर कौन सी गलती, बेटा वो गलती जो कि ज्यादातर कर देते हैं, क्योंकि 20-25 लाख रुपए लगाओगे, और 20-25 लाख रुपए लगा रहे हो तो ऐसे थोड़ा ना, जैसे मकान बनाते हैं ना भाई साहब, क्या बनाते हैं, मकान बनाते हो, हवेली बनाते हो, हवेली बनाने से पहले आप देखते हो कि ये जगह सही है कि नहीं है, इस जगह पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। शहर में बिल्डिंग बनाओगे, आसपास से कोई नुकसान तो नहीं होगा, सही तो बन रही है, वास्तु के अनुसार तो सही बन रही, कई चीजें देखते हो कि सर बिल्कुल देखते हैं। तो ग्रीन हाउस में जब आप इतने पैसे लगाओगे इसमें नहीं देखोगे कि सर बिल्कुल देखेंगे। तो वही बात तो कर रहे हैं, पहले अपन ने पूरा ढांचा तैयार कर लिया, सारा पढ़ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अपने को पढ़ना है कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। ठीक है, सावधानियों की तरफ बढ़ते हैं। और इसके साथ में ही कि सर आप तो, एक बच्चे का कमेंट आया बेटा, ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास में कमेंट आता है कि सर आप तो हमारे को बहुत छोटे बच्चों की तरह समझाते हो, क्या आप बड़े बच्चे बन गए। मेरे को तो नहीं लगता बड़े बच्चे बन गए। और बेटा अगर किसी को ऐसे लगे भी नहीं कि सर ये चीज़ तो मेरे को आती है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा लोड मत लेना, क्योंकि मेरी आदत ही है। और इसके साथ में मेरी आदत कोई बुरी नहीं है, अच्छी आदत में इसको मान सकता हूँ कि जीरो से समझाना। ठीक है, अगर जीरो से किसी चीज को समझोगे, क्योंकि यहाँ पर 100 बच्चे क्लास में ले रहे हैं तो 2 बच्चे जीरो से समझे हुए होंगे पहले, पर बाकी के नहीं समझे हुए हैं।
ठीक है। और आप भी दोबारा से समझ लोगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ लोगे ना, कुछ भी नहीं बुरा होने वाला आपके साथ में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, मस्ती से पढ़ो, आराम से, गलत संगत में मत जाओ, और इसके साथ में ये नशा पतार इन चीजों में मत जाओ, और जिंदगी आपकी सुधर जाएगी, इतना मैं आशीर्वाद आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर क्लासेस के द्वारा आप पढ़ोगे ना, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं बेटा, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर में कमेंट करते हो ना कि सर मजा आ गया, पेपर मिल गया और इसके साथ में बहुत शानदार पेपर हो गया, वैसा ही कमेंट आप जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंपटीशन एग्जाम होगा, उसमें आपके कमेंट आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं, कोई भी नहीं रोक सकता, इतने में कारण आपके सामने कोई भी नहीं है, आपके जितना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, किसी को नहीं बनाया है इतना। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से टच में रहो, कभी भी आपको डिमोटिवेशन आता है, टीम को आप कॉल करो और कॉल करके पूछो कि सर ये समस्या आ रही है, हमारा समाधान कीजिएगा। अब इसके बाद में चलते हैं, सबसे पहले साइट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन, मतलब अपने को क्या करना है, अपने को कहीं ना कहीं स्थान का चयन करना और उसका उन्मुखीकरण, मतलब उसको किस साइड, वो कैसी लोकेशन में होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो अपन बात करेंगे, और साइट कौन से स्थान का अपने को चुनाव करना चाहिए वो बात करेंगे। इसके साथ में ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, इसमें से वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और इसके साथ में लिखने को बोलूं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है, जो बाइलिंगुअल पढ़ना चाहता है बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है कि ग्रीन हाउस को स्थानीय हवा, बर्फ, फसल भार को सहन करने के लिए विशेष फसल की गतिविधि के अनुसार डिजाइन किया जाता है। बेटा, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये अपना ग्रीन हाउस है, ये क्या है, ग्रीन हाउस है। अब जैसे कि हवा चल गई, आज शाम को हवा चल गई, और इसके साथ में ही जैसे अपन ने कवरिंग मटेरियल में कोई पॉलीथीन अपन ने लगाई थी, अब वो पॉलीथीन क्या हो जाती है कि सर वो पॉलीथीन फट जाती है। ठीक है, थोड़ी सी हवा चली वो फट गई, या जानवरों ने फाड़ दी। अब बेटा ऐसा थोड़ा ना होगा, कि इसमें क्या होना चाहिए, स्थानीय हवा, बर्फ, फसल बार इनको सहन करने वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और विशेष फसल के अनुसार, जो आप जैसे खीरा लगाओगे तो खीरा के अकॉर्डिंग ही वो डिजाइन होगा, अगर आप वहां पर चुकंदर लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन होगा। ठीक है, मतलब जो डिजाइन वगैरह जो चीजें आप यूज में लेते हो, वहां की मर्दा जो फसल है, फसल और मर्दा के बीच में संबंध का भी आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिख लेना, मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, कि वहाँ की स्थानीय जो दशा है, इसके साथ में बर्फ है, फसल का भार है, इसको सहन करने वाली विशेष फसल के अनुसार आपको क्या करना है, ग्रो करना है। इसके बाद में आता है, निर्माण स्थल को यथासंभव समतल होना चाहिए ताकि ग्रेडिंग की लागत कम आ सके। मतलब जो निर्माण स्थल है, मतलब जैसे कि ये इस स्थान पर आप क्या कर रहे हो, आप ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहे हो। अब आप जो ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहे हो भाई साहब है, अब आपको बताओ वो समतल स्थान पर करोगे, कैसे पर करोगे, कि सर जो समतल होगा उसी पर करेंगे हम। तो अब समतल कोई नहीं होगा तो उसमें पहले समतल करवाना पड़ेगा, उसमें पैसे लगते हैं क्या, कि सर लगते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि समतल होगा तो अच्छी बात होगी, वरना क्या लगेगा, खर्च अधिक आएगा। तो क्या होनी चाहिए, दूसरी जो भी लोकेशन चयन कर रहे हो, जो भी आप स्थान का चयन कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। इसके बाद में आता है, स्थल पर अच्छा वायु संचार होना चाहिए और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि वहां पर वेंटिलेटर लगेंगे, वेंटिलेटर का मतलब होता है कि जैसे किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती हॉस्पिटल में लगाते हैं ना, वैसा नहीं है भाई साहब कि अंदर जो ग्रीन हाउस के अंदर वेंटिलेटर लगा देंगे और बाहर की हवा को यूज में नहीं लेंगे। नेचुरल जो हवा है ना उसी को यूज में लेंगे, तो अच्छा वायु संचार हो, चारों तरफ से हवा आए और चारों तरफ से प्रकाश आए, धूप आए, ऐसे ही स्थान पर ही आपको क्या करना है, ग्रीन हाउस लगाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, कि ऐसा स्थान, अब आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मैंने सारी चीजें बता दी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे एग्जाम में लिख के आते हो। अब देखिएगा, जैसे कि मैं बात करूं, साइट, साइट का मतलब क्या होता है कि सर इसमें समतल, अब सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर समतल स्थान का चयन, यहाँ पर क्या लिखोगे, वायु संचार अच्छा, इसमें क्या लिखोगे, प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल या फसल के अनुसार, इस प्रकार से पॉइंट लगा लगा कर लिख कर आना। इसके बाद में आता है
जल निकासी प्रणाली उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वाटर ड्रेनेज अगर अपन करें, जैसे कि पानी भरने वाला स्थान नहीं हो, मतलब नीचा स्थान नहीं हो, ऐसा नीचा स्थान और उसमें वाटर ड्रेनेज ही नहीं कर सकते, उसमें पानी भर जाए और पानी को बाहर ही नहीं निकाल सकते अपन, मतलब जल निकास ही नहीं कर सकते, तो ऐसा स्थान भी भाई साहब चूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जल निकास वाला स्थान, या जल निकास पॉइंट लगा के, हेडिंग लगा के फिर बताना कि ऐसा चयन नहीं करना चाहिए और ऐसा चयन करना चाहिए। ठीक है, अब इतनी तो डेवलपमेंट आई गई होगी आपके अंदर। ठीक है, अब बता रहा हूं, नहीं है ये तो नोट्स आप इसी प्रकार से बनाना। इसके बाद में आता है प्राकृतिक हवा अवरोधक, जैसे कि पेड़ संरचनाएं वाले स्थल का चयन करना क्या होता है भाई साहब, लाभकारी होता है। क्या होता है, लाभकारी होता है। मतलब जो प्राकृतिक हवा होती है, मतलब जैसे कि अपन बात करें ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधे वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, तो वो स्थान अगर अपन चूज करते हैं तो वो बेटर है, आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद में आता है बर्फ वाले इस क्षेत्रों में ग्रीन हाउस से 30.5 मीटर दूर पेड़ होने चाहिए ताकि हिम प्रवाह को रोक सके। मतलब बर्फ वाले, जैसे कि आप जहां पर ग्लेशियर वगैरह है, जहां पर बर्फ वगैरह है, तो वहां पर आपको क्या करना, ग्रीन हाउस से 30.5 मीटर दूरी पर पेड़ होने चाहिए। ठीक है, जहां पर बर्फ वगैरह ज्यादा जमती है, बर्फबारी होती है, वहां पर जो अपना ग्रीन हाउस अपन जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 30.5 मीटर दूरी पर क्या होना चाहिए भाई साहब, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, फसल पर छाया ना पड़े और इसके लिए पूर्व या दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में पेड़ उनकी ऊंचाई से 2.5 गुना क्या होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए। मतलब अगर अपन बात करें ना भाई साहब, जो फसल लगा रहे हैं, जैसे कि अपना ग्रीन हाउस है, अब ग्रीन हाउस में अपने क्या नहीं पड़नी चाहिए, छाया नहीं पड़नी चाहिए ग्रीन हाउस पर, जैसे पेड़ों की छाया पड़ रही है और छाया पड़ रही है। ठीक है, तो फसलों पर मेनली क्या नहीं होनी चाहिए, छाया नहीं होनी चाहिए। इससे क्या नहीं होता है, ग्रो नहीं होता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है, तो फसलों पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें आप लिख सकते हो, पॉइंट क्या लगा सकते हो, फसलों पर छाया का प्रभाव लगाकर लिख सकते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो इसी स्किल्स को, कि नोट्स से मैं और भी बेटर नोट्स कैसे बनाऊं। ठीक है, तो मैं पॉइंट बताते रहूंगा कि किस प्रकार से पॉइंट आपको खुद को निकालने हैं, या एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आ गया, आसपास का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कैसे आप पॉइंट निकाल सकते हो। इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब संरचनात्मक, मतलब अपने लोकेशन की बात कर ली, अब भाई साहब उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए, उसकी संरचना कैसे बनाए। तो संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीन हाउस संरचना, उसके आवरण का मुख्य कार्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, मतलब जैसे ओलावृष्टि हो गई, तापमान हो गया, बर्फ पड़ गई, इसके साथ में हवा आ गई, रोग आ गए, कीट आ गए, अब उनसे बचने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बना दिया, क्या बना दिया भाई साहब, ग्रीन हाउस बना दिया, और टिड्डा आया, क्या आया बेटा, टिड्डा का प्रकोप हो गया, टिड्डा आया, और टिड्डा सीधा किस में आ जाता है, अपने ग्रीन हाउस में आ जाता है। किस में आ जाता है, ग्रीन हाउस में आ जाता है, और फसलों पर अटैक कर देता है, और फसलों को क्या कर देता है, खा जाता है, फसलों को क्या कर देगा, खा जाएगा। तो ये अपने क्या होता है, ये अपना पहले पॉइंट होता है कि रोगों का, कीटों का, इसके साथ में ओलावृष्टि का, और इसके साथ में ही अलग अलग पॉइंट्स की अपन बात करते हैं, जिनको अपन ओवरऑल कहते हैं विपरीत परिस्थितियां। क्या कहते हैं, विपरीत परिस्थितियां, जो कि किसको प्रभावित करते हैं रे बेटा, किसको प्रभावित करते हैं, कि सर जो कि प्रभावित करते हैं अपने प्लांट को। किसको प्रभावित करते हैं बेटा, अपने प्लांट को प्रभावित करते हैं। तो वो अपने क्या हो जाएगा, कि सर वो अपने हो जाएगा कि पहला पॉइंट है कि संरचना ऐसी होनी चाहिए कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा आ जाए तब भी ग्रीन हाउस का बाल बाका नहीं होना चाहिए, ऐसी ही डिजाइन होनी चाहिए बेटा। आपने देखा है क्या, अभी आजकल अपन बात करते हैं कि क्या, कि सर आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, सोलर लग रहा है हर जगह, सोलर एनर्जी वाले सोलर पैनल लग रहे हैं। अब तो सोलर पैनल की सर हवा आएगी तो चद्दर उड़ जाते हैं, मतलब अपन बात करते हैं ना जिनको टिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं इंग्लिश में बात करें, तो वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, छान छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं। तो भाई साहब इनका क्या थाग लगेगा, मतलब
कोई राजस्थान से हो तो वो समझ रहा होगा कि अब हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपने क्या है, ये जो अपने स्ट्रक्चरल की बात करते हैं कि जैसे कोई ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अपन ने पोल वगैरह आपने देखे होंगे, कई शादियों में टेंट होते हैं, वो टेंट टूट जाते हैं, हवा के साथ में क्या हो जाते हैं, टेंट टूट जाते हैं। तो सर ये स्ट्रक्चर कैसे बच सकती है? ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसी प्रकार की बनाई जाती है ताकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों में तेज हवा भी हो सकती है, तेज वर्षा भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, बर्फ भी आ सकती है, तापमान भी अत्यधिक हो सकता है, रोग कीटों का भी प्रकोप हो सकता है। तो यहां पर पॉइंट लगाकर लिखना प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव वाली डिजाइन होनी चाहिए, तो पॉइंट लगा देना प्रतिकूल परिस्थितियां। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस में अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करने के लिए इसे उपयुक्त रूप से डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर अपना जो ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस को अपन इस प्रकार से बनाओ कि जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश अपने प्राकृतिक नेचुरली रूप से आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बेटा? ये नेचुरली रूप से आना चाहिए। अगर नेचुरली रूप से अपने बढ़िया तरीके से आएगा ना तो मजा आ जाएगा। फसल उगाने में क्या आ जाएगा बेटा? फसल उगाने में मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रीन हाउस में अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करने के लिए उसको क्या बनाना चाहिए? उपयुक्त बनाना चाहिए। तो लिख देना प्राकृतिक प्रकाश के लिए उपयुक्त, पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके अंदर लिखी आना सारी चीजें। अब इसके बाद में आती है संरचना के वे हिस्से जो ग्रीन हाउस के अंदर छाया डालते हैं उन्हें कम से कम रखना चाहिए। लिंक वाला पॉइंट आया ना बेटा? लिंक वाला पॉइंट आया कि सर क्या पॉइंट आया कि ये अपना क्या है बेटा? ग्रीन हाउस है। ये अपना क्या है? ग्रीन हाउस है। अब इस ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सर इस ग्रीन हाउस में जैसे कि यहां पर कोई पोल लगा दिया, यहां पर कोई पोल लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर, अरे तो बेटा इनको कम से कम करो आप, इनको कम से कम करो। कि सर क्यों करे, क्या फायदा है कम करने का? कम करने का फायदा ये है कि आपने यहां पर सपोज की पोल लगा दिया। अब ये सपोज पोल लगा दिया तो ये पोल क्या करेगा? छाया करेगा। ये पोल इस साइड छाया कर दिया, इस साइड छाया कर दिया, इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया। अब ऐसा वो फसल के पास में क्या नहीं जाएगा? प्रकाश धूप वगैरह नहीं जाएगी, छाया हो जाएगी, तो वो फसल अच्छे से ग्रो नहीं होगी, वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगी। ऐसा पॉइंट अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो अपने को ज्यादा छाया करने वाले स्ट्रक्चर नहीं बनानी है। सपोज कि ऐसा अपने बने कि जिससे छाया कम से कम हो अपनी फसल पर। अब इसके बाद में आता है कि सर छाया होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत के लिए नहीं बोल रहा, मतलब ऐसे अपने को बचना है इस चीज से कि छाया कम से कम हो। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है फ्रेम के प्रकार के आधार पर ग्रीन हाउस के विभिन्न संरचनात्मक डिजाइन अवेलेबल है। तो इस जगह मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारे बता दिए। फ्रेम किस किस का बनता है बता दिया क्या? लकड़ी वाले होते हैं, स्टील वाले होते हैं, ट्रस वाले होते हैं। ठीक है, वो सारे फ्रेम वाले मैंने बता दिए हैं, तो उसके अलावा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में हो चुके हैं। इसके बाद में आता है सीधा साइड वॉल और घुमावदार छत वाला ग्रीन हाउस सबसे सामान्य आकार है। सीधा साइड वॉल वाला और इसके साथ में घुमावदार छत वाला जो ग्रीन हाउस है वो सबसे सामान्य आकार है, लेकिन गेबल छत की व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अपने ग्रीन हाउस है वो एक तो सीधा साइड से कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, और ऊपर गेबल आकार की क्या होनी चाहिए? छत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? गेबल आकार की छत होनी चाहिए, वो बेस्ट रहता है। इसके बाद में आता है दोनों संरचनाएं स्वतंत्र रूप से खड़ी हो सकती है, और आर्च छत वाले जो अपने ग्रीन हाउस है इनके साथ में गटर से वो क्या हो सकती है कि सर गटर वो होता है क्या जो हम सोच रहे हैं? नहीं बेटा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है? जुड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो दो संरचनाएं, ग्रीन हाउस की दो संरचनाएं हैं वो जुड़ी भी हो सकती है। मतलब अपन बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार के जो अपने ग्रीन हाउस थे वो आपस में जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते, कोई आपको जरूरी नहीं है उसमें। ठीक है, कई में क्या होता है वो जो आरी के आकार वाला था, अलग अलग प्रकार के थे, पढ़ना एक बार वापस जाकर, तो उनमें जल निकास अच्छा होता है। ठीक है, तो वो अपने क्या होते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर है, अपन ने जिनमें बात कर ली थी अच्छे से। अब इसके बाद में आता है
आर्च छत और हुप सेली ग्रीन हाउस आमतौर पर गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप से बनाए जाते। इतने ज्यादा नहीं लिखने, ये जो स्ट्रक्चर फ्रेम वाला है ना उसमें ज्यादा नहीं लिखने, ऊपर वाले पॉइंट लिख लेने, क्योंकि ये तो अपन ने कहाँ पर पढ़ लिए थे, ये तो स्ट्रक्चर के आधार पर फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने पढ़ लिए थे। इसके बाद में आता है यदि ग्रीन हाउस ऊंची बढ़ने वाली फसलें उगाई जाती है या बेंचों का प्रयोग किया जाता है तो हुप सेलू के बजाय सीडी साइड वॉल वाली संरचना बेटर रहती है, जिससे ग्रीन हाउस का अधिकतम उपयोग हो पाता है। मतलब अगर अपन बात करते हैं, ये अपना ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस में अगर अपन सीधे बढ़ने वाली खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, जो अपने सीधी साइड वॉल वाली जो संरचना है वो क्या रहती है, बेटर रहती है। तो यहाँ पर अपने को सीधी बढ़ने वाली किस्मों के लिए कौन सी करनी है, सीधी साइड वॉल वाली क्या करनी है, अपने को संरचना चूज करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। जो हुप से लिया मतलब साइड वॉल वाला, जो सीधी साइड वॉल वाला है वो लंबी फसलों के लिए बेटर रहता है। हुप से ली वाला छोटी फसलों के लिए, मतलब जिनकी ऊंचाई कम रहती है उनके लिए ये क्या रहता है, बेटर रहता है। इसके बाद में जैसे कि नर्सरी वगैरह के लिए ये बेस्ट रहता है। इसके बाद में चलते हैं गॉथिक आर्च फ्रेम संरचना को पर्याप्त साइड वॉल ऊंचाई रखने के लिए या प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और इसके साथ में जिससे संरचना की जो मजबूती है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आता है कि जो ग्रीन हाउस आपके वो उनकी संरचना, उनके स्ट्रक्चर इस प्रकार से होनी चाहिए कि 130 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से अगर हवा आए ना तब भी उनका कुछ भी बाल भी बाका नहीं हो, मतलब वो कोई भी उनमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, तो वो अपने क्या आ जाते हैं, वो अपने आ जाते हैं कि ग्रीन हाउस की जो संरचनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं जो 130 किलोमीटर जो घंटे की जो हवा की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं सहन करने वाली फसल होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है वास्तविक भार, हवा के कोण और इसके साथ में ही ग्रीन हाउस के आकार और संरचना में खुलेपन व हवा अवरोधों की उपस्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब इसमें आ जाएगा कि वास्तविक भार, हवा के कोण और ग्रीन हाउस के आकार वगैरह ये क्या है, संरचना में खुलेपन व हवा अवरोधकों की उपस्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते बेटा आगे की ओर। और आगे अपने आता है कौन सा, आगे अपने आता है नेक्स्ट की डिजाइन एस्पेक्ट। की डिजाइन एस्पेक्ट मतलब इनकी जो डिजाइन है, डिजाइन के मेन पहलू पहलू कौन से हैं, मतलब कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अपन ने डिजाइन की बात कर ली, कैसी डिजाइन होनी चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लें, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है संरचना का समग्र डिजाइन और व्यक्तिगत संरचनात्मक घटकों के गुण। मतलब इंडिविजुअल अपन बात करें कि मेरे को कौन सी फसल लगानी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या रहेगा, अलग अलग घटक रहते हैं उनके और अलग अलग क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। दूसरा आता है आवरण सामग्री की संरचनात्मक विशेषताएं। मतलब अपन बात करते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग क्या लेते हैं, उसके लिए कवरिंग मटेरियल लेते हैं। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस में उगाई जाने वाली फसल की प्रकाश और तापमान के प्रति संवेदनशीलता आ जाएगी। मतलब जो अपन फसल है, फसल किसके प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, प्रकाश और तापमान के प्रति क्या होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। इसके बाद में आती है मतलब ग्रीन हाउस में उन्हीं को तो उगाएंगे जो कि प्रकाश और तापमान से क्या होगी, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या होगी, जैसे सर्दियों में गर्मियों की फसलें लगा रहे तो वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो वो संवेदनशील रहती है। इसके बाद में आता है फसल की कृषि संबंधी आवश्यकताएं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, जो अपने ग्रीन हाउस है उसके डिजाइन रखते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने आता है, मतलब ये है कि भाई साहब आप जो डिजाइन रखते हो वो किस आधार पर रखते हो, व्यक्ति की खुद की संरचनात्मक घटक होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग वो फसलें उगाते हैं। आवरण सामग्री कैसी है उसके आधार पर डिजाइन अलग होती है। ग्रीन हाउस में उगाई जाने वाली फसल को कैसा प्रकाश वगैरह, तापमान वगैरह, इसके प्रति संवेदनशीलता कैसी है, इसके आधार पर होता है। फसल की कृषि संबंधी आवश्यकताएं, मतलब कैसी आवश्यकताएं, कौन सी फसल लगानी है, उसके आधार पर होता है। फिर इसके बाद में आता है आइडल ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल। मतलब एक शानदार कवरिंग मटेरियल क्या हो सकता है, जैसे कि आप मेरे पास में आओ कि सर मैं ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहा हूँ, किसका निर्माण कर रहा हूँ बेटा, कि सर ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहा हूँ। अब ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहा हूँ तो आप मेरे को एक चीज बताइए,
बेटा क्या बतानी है कि सर आप हमारे को ये बताइएगा कि हम उसको कवर करने के लिए, जैसे ये ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस को हमारे को क्या करना है, पूरे को कवर करना है, और कवर करने के लिए कौन सा मटेरियल, कवरिंग मटेरियल क्या यूज में लेते हैं, कवरिंग मटेरियल क्या यूज में लेते हैं, वो अपने को बताना है। कवरिंग मटेरियल अपने को क्या करना बेटा, बताना है। तो सबसे पहले आता है यहां सौर विकिरण के दृश्यमान प्रकाश भाग को पारित करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो सौर विकिरण है, जो प्रकाश है, उसको क्या होना चाहिए, वो अंदर की ओर जाना चाहिए, जिससे प्रकाश संश्लेषण में सहायक हो। आपने कोई भी स्ट्रक्चर देखी होगी, किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर देखी होगी, आप उसके अंदर जाते ही अंधेरा फील नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, अंधेरा फील नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि उसमें प्रकाश नहीं जा रहा है। अब भाई साहब प्रकाश नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, उसमें फल वगैरह कैसे लगेंगे। तो मेन चीज है कि उनमें ऐसा आपके पास में कवरिंग आप लगा दिए, जैसे काली, कोई काली लेयर वाली क्या लगा दी, कोई फिल्म लगा दी, अब उसमें प्रकाश ही नहीं जा रहा है, अरे तो भाई साहब वो गलत चीज है। तो इसमें आता है कि आइडल अपन ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल किसको बोलेंगे, जिनमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि सर जो प्रकाश है, प्रकाश अंदर जाने वाला होना चाहिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिले। इसके बाद में आता है यह पराबैंगनी विकिरण की थोड़ी मात्रा को अवशोषित करके उसके दृश्य प्रकाश में परिवर्तन कर सके, जिससे पौधों को लाभ हो सके। मतलब है कि ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, ये परावर्तित कर सके और इसके साथ में जिससे पौधों को मिल सके। मतलब एक होता है कि उसने क्या किया, प्रकाश को अवशोषित किया। यूवी रेडिएशन को क्या करना, अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण है, रेडिएशन है, उनको क्या करेगा, उनको वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये अपने क्या आ जाता है, ये अपने कवरिंग मटेरियल का नेक्स्ट आइडल पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, यह अवांछित जो अवरक्त है विकिरण को अवशोषित या परावर्तित करे, जिससे ग्रीन हाउस अधिक गर्म ना हो। मतलब जैसे कि ऐसी है जो कि जरूरत नहीं है। जैसे कि अपन बात करें कि कोई ऐसा है जो ग्रीन हाउस को कहीं ना कहीं अंदर से इफेक्ट करेगा, तो उसको तो क्या करें, उसको तो वो रिफ्लेक्ट करें। उसको क्या करें बेटा, उसको तो वो रिफ्लेक्ट करें। और ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं वो काम में आएगा, तो उसको वो क्या करना चाहिए, उसको एब्जॉर्व करना चाहिए, जिससे जो अपना ग्रीन हाउस है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा बेटा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसके बाद में आता है यह न्यूनतम लागत में प्रभावित। अब भाई साहब आपको पता है किसान फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो ग्रीन हाउस बनाते हैं किसान ही होते हैं ज्यादातर। अब किसान होते हैं तो न्यूनतम लागत में प्रभावी होना चाहिए, मतलब न्यूनतम लागत में ही अच्छा खासा अपने पास में क्या बन जाए, ग्रीन हाउस बन जाए, वो अपने को चाहिए। इसके बाद में आता है कि इसका जीवन काल, मतलब अपन बात करें कि एक बार अगर अपन ग्रीन हाउस बना लेते हैं तो वो ग्रीन हाउस काल का जीवन काल कितना होना चाहिए, 20 वर्ष तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 20 वर्ष तक उसका जीवन काल होना चाहिए। तो ये जीवन काल से हो गया। अब अपन जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रीन हाउस के कवरिंग मटेरियल है, क्या है बेटा, कवरिंग मटेरियल है, उन कवरिंग मटेरियल का अपन क्या देख लेते हैं, उन कवरिंग मटेरियल का अपन उम्र देख लेते हैं, एज देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लास और इसके साथ में एक्रेलिक सीट होती है, जिसकी उम्र होती है 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष तक लाइफ स्पेन होती है, मतलब इतने तक ये अच्छे खासे चलते हैं। इसके बाद में आते हैं पॉलीकार्बोनेट और इसके साथ में फाइबर ग्लास, जो कि 5 से 12 वर्ष की आपकी पीजी वगैरह डब्ल्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में पॉली एथिलीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 माह तक होता है। इसके साथ में ही यूवी स्टेबलाइज्ड जो पॉलीथीन होती है, उसका कितना होता है, 2 से 3 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा, 2 से 3 वर्ष होता है। तो इसमें अपन ने 3 चीजें पढ़ी है, एक तो कवरिंग मटेरियल आइडल क्या हो सकता है, एक अपन डिजाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, एक लोकेशन कौन सी चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक इतना कोई डीपली नहीं था, या ऐसा नहीं था कि सर समझ में नहीं आएगा या कुछ ऐसा कोई गड़बड़ वाला टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हिसाब से आसानी से आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना कि जब भी अपन कोई भी ग्रीन हाउस लगाते हैं तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन जल निकास वाली होनी चाहिए, इसके साथ में प्रतिकूल परिस्थितियां वहां पर नहीं हो, समतल होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद में लोकेशन अगर क्लियर हो जाती है तो दूसरी चीज अपन देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर की क्या डिजाइन है।
उसके स्ट्रक्चर की डिजाइन भी अपन उस लोकेशन के हिसाब से और फसल के हिसाब से और इसके साथ में वहाँ की जो जलवायु कंडीशंस है उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद में आता है कवरिंग मटेरियल की, आइडल कवरिंग मटेरियल अपन कौन सा यूज में ले तो वो अपने क्या आ जाता है, कवरिंग मटेरियल आ जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा, बता दीजिएगा। कवरिंग मटेरियल आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स अपने क्या होते हैं बेटा, ये पॉइंट्स अपने होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं कि सर ये पॉइंट्स अपने होते हैं अपने ग्रीन हाउस से रिलेटेड होते हैं। और बात कहें तो अपना सेकंड चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो नंबर है आपके पास में 8690596638। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।